व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि भाई अब एक तरफ से बात नहीं बनेगी, अब कई और ध्रुव जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। आपने उनकी बातें सुनी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, ये खतरे में आखिर क्यों है। दरअसल यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो इसमें सिर्फ अभी तक अमेरिका की चलती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है और वॉशिंगटन ही एक तरह से नियम जो हैं वो तय करता है, और जो नियम यहां से तय किए जाते हैं बाकी देश उन्हें मानते हैं दुनिया के। अब आखिर क्यों इस पर खतरे के बादल मंडरा रखे हैं, ये भी जरा समझिए। अभी तक की परिस्थितियां अलग थी, अभी तक सिर्फ अमेरिका सबसे ताकतवर था, लेकिन अब मौजूदा स्थिति में भारत, चीन बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में नजर आते हैं। अगर रूस की बात करें तो रूस का एनर्जी और सैन्य प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर सिर्फ एक ध्रुव क्यों नजर आता है, बाकी अन्य मोर्चों पर भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए बार बार अब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर अलग अलग चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और आपसे जानने की, आपको बताने की भी कोशिश करेंगे खास मेहमानों के साथ में कि आखिर इसके मायने क्या हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पुतिन लगातार हुंकार भर रही हैं। पुतिन लगातार ये कह रहे हैं कि भाई अब अभी तक जो अमेरिका की मनमानी चलती थी अब ऐसा नहीं होगा, और खासतौर से अगर देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से टैरिफ अटैक जब किया गया, चाहे बात रूस हो, अमेरिका, चाहे बात चाइना हो या भारत, उसके बाद में एक अलग तस्वीर बनती नजर आती है। खास मेहमानों का पैनल जो है हमारे साथ में जुड़ा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। हमारे साथ में जेएनयू से प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के स्वर्ण सिंह सर हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए के सिवाज सर बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। अमेरिका से डॉक्टर भरत बरई, चेयरमैन इंडो अमेरिकी फाउंडेशन से हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इसको लेकर जो अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं वो जरूर हमें समझना होगा। मैं शुरुआत डॉक्टर जाकिर हुसैन सर आप ही से करना चाह रही हूँ। जरा बताइए, आखिर क्या ऐसा लग रहा है कि अब यूनिपोलर वर्सेस मल्टीपोलर की एक नई जंग जो है वो नजर आती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या प्रभाव होगा? देखिए, ये तो पूरी दुनिया ने जिस तरीके से भारत जो है एससीओ में जब शामिल हुआ तो भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति है। भारत एक बड़ी शक्ति है। जब ये एससीओ में शामिल हुआ, इसके पहले एससीओ की मीटिंग कभी हुई थी, इस तरह की हलचल नहीं हुई थी। तो ये तीन पोल एक साथ आ रहे हैं, भारत, चाइना और रशिया। तो ये अपने आप में खुद जाहिर कर रहा है कि तीन बड़ी शक्तियां जो है अमेरिका की डोमिनेंस को, यूनिपोलैरिटी को अब नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, और वो चाहते हैं कि विश्व जो है बड़ी ताकतों से डिसाइड हो, जिसका रोल जो है वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, ब्रिक्स में, G20 में, तमाम जितने भी रीजनल और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी समान भागीदारी हो। और इसके फायदे ये होंगे कि ये ज़्यादा बैलेंस्ड होगा और ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, ना कि कोल्ड वार की स्थिति में जो है दुनिया जो है बटी रहेगी दो खेमों में। इनमें चार खेमों में बटना दुनिया का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चारों जो है अपने अपने कोने पकड़े रहेंगे। आने वाले कल में अगर ऐसा होता है तो एक बहुध्रुवीय जो है दुनिया जो है, ये दुनिया के विकास के लिए, खासकर जो है ग्लोबल साउथ के विकास के लिए, जहाँ पे 80% जनता रहती है, उसकी जो है बात सुनी जाएगी और उसी की बात की जाएगी। और विश्व पे जो अमेरिका और यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज का जो वर्चस्व था, जो एक्सप्लॉयटेशन था, उसमें कमी आएगी और सबको समान भागीदारी मिलेगी। और खासकर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। और यही चीज़ भारत ने नॉन गुट निरपेक्ष देश की सदरता करके यही चीज़, यही आवाज़ दुनिया के जो पिछड़े हुए, जो कोलोनाइज्ड थे, उनकी आवाज़ बनी थी। आज फिर मुझको इसी की चीज़ सुनाई देने लगी है। और पुतिन साहब ने, प्रेसिडेंट पुतिन ने जो बात कही है, तो इससे लग रहा है पूरी तरीके से कि वो एससीओ की तियानजिंग में जो मीटिंग हुई है, यहाँ पर तीनों लीडर जो है कटिबद्ध नजर आते हैं। अब ये लगता है ये कैसे चलेगा, ये चाइना के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर चाइना जो है अपनी मनमानी करने लगेगा, अपने एससीओ को या ब्रिक्स को अपने हिसाब से रूल करना शुरू करेगा, तो फिर जो है ये डगमगाएगा। लेकिन चाइना जानता है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो दुनिया की धुरी जो है फिर से अमेरिका के फेवर में जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं होगा। दुनिया को एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस, एक प्रॉपर ग्रोथ और ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन करने में उसको मदद मिलेगी। चाइना खुद परेशानी में है, जो कि इंडिया का सपोर्ट पूरी तरीके से चाहता है। और इंडिया ने भी दो चीज़ों का बहुत ही निर्णायक तरीके से एक इंडिकेशन दिया है कि वो एससीओ की मीटिंग में शामिल हुआ था, लेकिन चाइना की विक्ट्री परेड में नहीं हुआ। जी जी तो इससे ये बिल्कुल। लग रहा है कि
ये दुनिया को ये मैसेज दिया है कि हम दुनिया की बहुध्रुवी शक्ति के साथ हैं, ना कि किसी एक कंट्री के डोमिनेशन में, उसकी परेड में साथ है। ये एक मीजर्ड जो है अप्रोच लेके भारत चला है, और भारत ने कहीं कहीं ये भी दिखा दिया है कि हमारे जो अपने दोस्त हैं, जैसे जापान है, उधर है, इनके साथ भी हमारे संबंध चलते रहेंगे, ना कि हम चाइना के खेमे में देखे जाएं। ये ये एक पूरी तरीके से मेरे समझ में ये कैनवस उभर के सामने आ रहा बिल्कुल है। सर, यानी कि अभी तो ये हम मुझे लग रहा है सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी शिवाज सर जरा आप ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आज के वक्त में आखिर वो यूनिपोलर या बायोपोलर वाली जो सिचुएशन थी उसको पीछे छोड़ते हुए अब आखिर मल्टीपोलर ताकतों का जिक्र क्यों होने लगा है, आखिर क्यों आज के वक्त में ज़रूरत है। और अगर देखा जाए खासतौर से हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे कि आने वाले वक्त में आर्थिक लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, खासतौर से कहा जाता है कि कई अगर छोटे छोटे देशों में जो अलग अलग टकराव हैं क्या उसको रिजॉल्व करने में वो मददगार होगा या नहीं, लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी ज़रूरत क्यों, ऐसी चर्चा की ज़रूरत पड़ रही है जो पुतिन कह रहे हैं। बिल्कुल, देखो नैना, पहले तो ये समझना पड़ेगा, ये सच्चाई है कि कोल्ड वॉर के टाइम में दो ब्लॉक थे। एक तो सोवियत यूनियन ब्लॉक यूनियन था और और एक अमेरिका। कहीं ना कहीं वेस्टर्न ब्लॉक था। जी जी और वेस्टर्न ब्लॉक का जो लीड कर रहा था वो यूएस था। जी और फिर 1991 में सोवियत यूनियन के हिस्से हो गए, और उसके बाद ये भी एक प्रकार सोची समझी साजिश के तहत अमेरिका ने कराए थे। और फिर 15 हिस्से हुए, फिर रूस बन गया, और फिर एक प्रकार से अमेरिका का ही दबदबा रहा, यूनिपोलर वर्ल्ड रहा। और अब जो है ये यूनिपोलर वर्ल्ड अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक उसको लगता था कि अगर वो यूनिपोलर वर्ल्ड है तो उसका सबसे फायदा था उसकी इंटरनेशनल करेंसी जो डॉलर थी, और उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में ये पॉजिटिव इफेक्ट होता था। मगर जिस प्रकार से अभी टर्निंग इफेक्ट हुआ है जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स के अंदर, आज मल्टीपोलर वर्ल्ड बन के आ गया है, और कहीं ना कहीं अमेरिका अभी तक उसके लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए वो रजिस्ट कर रहा है। मगर ये सच्चाई है, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक तरफ वेस्ट होगा, अमेरिका होगा, रूस, चीन, और भारत जो है वो ये कहना कि भारत रूस चीन के साथ चलेगा, वो मुझे लगता है प्री मैच्योर होगा, क्योंकि हम कोई ऐसी नीति नहीं करेंगे जिससे हम किसी के खेमे में जाए। हम नॉन अलाइंड से मल्टी अलाइंड की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ कर दिया, उसने अपनी बेवकूफी से भारत को रूस और चीन की तरफ पुश कर दिया। मगर मुझे लगता नहीं भारत इसकी तरफ ऐसे दिखना चाहेगा, क्योंकि देखो आज की तारीख में ना है क्या, दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी इकोनॉमी और आपकी मिलिट्री पावर, जिसको आप एक नेशनल पावर बोलते हैं। अगर कोई ये कहता है कि हाँ इकोनॉमी पावर ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यूं तो भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd जर्मनी है, हम कुछ दिनों में बनेंगे। मगर इकोनॉमी इटसेल्फ इज नॉट यू कैन से अ साइन ऑफ नेशनल पावर। अगर ऐसा होता तो रूस की तो इकोनॉमी 12वीं 13वीं नंबर है, मगर उसकी मिलिट्री पावर ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण उसका आप आज भी रूस को बहुत ही ऊंचे दर्जे से देखा जाता है। तो इसलिए आने वाले टाइम में आपका कॉम्बिनेशन होगा इकोनॉमिक पावर कम मिलिट्री पावर। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी पड़ेगी, अगर आप मिलिट्री स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपकी इकोनॉमी अच्छी होनी पड़ेगी। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब बात आती है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है। ये सच्चाई है। एक चीज मानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं भारत के ऊपर 50% करके, उन्होंने बिना सोचे समझे एक ऐसा तीर चल दिया पूरे वर्ल्ड में जिससे एक टर्निंग इफेक्ट हो गया है। क्योंकि भारत और अमेरिका नेचुरल अलाई थे, 25 साल से बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे रिपब्लिकन थे या वहां डेमोक्रेट थे। भारत ने और अमेरिका ने 4 फाउंडेशन बेसिक एग्रीमेंट साइन किए थे, और भारत बहुत आगे बढ़ रहा था, जबकि भारत की जरूरत थी अमेरिका को, स्पेशली इंडो पैसिफिक में, अगर उसको चीन से मुकाबला करना था। और इसीलिए क्वाड का बना था, जिसका बेसिक प्रिंसिपल था फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, जिसके 4 टेनेंट है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। आज उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया है अमेरिका ने, एक उसने दोस्त खो दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि भारत कहीं ना कहीं चीन के साथ खड़ा है या रूस के।
भारत किसी के साथ नहीं खड़ा। भारत अपनी एक पहचान बनाएगा, एक पिलर बनेगा मल्टीपोलर वर्ल्ड में। हाँ, जी ये सच्चाई है। ये पावर जी जो सर जी इफेक्ट वेस्ट में था वो जी जी सर। शिफ्ट होगा ईस्ट की तरफ और ग्लोबल साउथ की तरफ। और मुझे और लगता सर है लेकिन सबसे मुझे ज्यादा लग रहा है क्योंकि जो मल्टीपोलर अगर हम देशों की बात कर रहे हैं तो उसमें हर एक देश की, खासतौर से अगर अमेरिका की बात की जाए तो हमें ये कहा जाए कि वो, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी वो सुपर पावर प्रभावशाली देशों में माना जाता है, लेकिन बात यह है कि अब वो अकेला नहीं है। इंडिया, चाइना, रूस अपने अपने स्तर पर बहुत मजबूत हैं। जैसा आपने कहा कि रूस की भले आर्थिक स्थिति उतनी ज्यादा उस वे में नहीं हो, लेकिन सैन्य ताकत में वो बहुत स्ट्रांग है, अभी भी ऊर्जा संसाधनों के कारण बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। चाइना की बात करते हैं, वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्टैंड कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है। इंडिया तो लोकतांत्रिक देश है ही, दूसरी तरफ बढ़ती अर्थव्यवस्था, यहाँ की तकनीक और जनसंख्या जो है वो भी एक तरह से प्रमुख खिलाड़ी ये कहा जाए कि मल्टीपोलर के रूप में नजर आती है। लेकिन भारत बरई सर, जिस तरह से अभी चाइना की भूमिका की बात कर रहे थे, चाहे बात जाकिर हुसैन सर हो या शिवाजी जी, मुझे अब ऐसे इस रूप में तो भले ही पुतिन ये कह रहे हो कि अब आज का वक्त मल्टीपोलर ये कहा जाए कि उस ताकत को लेकर है, ऐसे में तो कहा जाए ग्लोबल लीडरशिप क्राइसिस हो जाएगी। अगर आपस में भरोसा नहीं होगा तो ग्लोबल लीडरशिप की परिस्थिति बन जाएगी आने वाले वक्त में। तो देखो, 4 लीडर्स हो जाएंगे। एक अमेरिका है, दूसरा रूस है, तीसरा चाइना है और चौथा भारत है। जी अब भारत को चीन का कितना विश्वास करना चाहिए? अब देखिए, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, हिंदी चीनी भाई भाई करते थे, उनको पीछे से भौंका चढ़ा। उसके बाद मोदी जी ने जी पिनजिंग को गुजरात बुलाया था, उसकी बहुत खैर मकदम की थी। उसके बाद महाबलीपुरम बुलाया था, उसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते करना था। लेकिन क्या किया, गलवान में उन्होंने हमला किया, भारत के सैनिकों को मार डाला। और दूसरा आप देखें, पाकिस्तान के टेररिज्म के हमेशा जब जब भी यूनाइटेड नेशंस में आता है तो चीन उसके लिए वीटो का यूज करता है। जी जी और जब भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की बात आई तो उसका भी चीन ने विरोध किया है। तो चीन के मामले में मैं बहुत संभल के करूंगा। चीन को बताना पड़ेगा कि अगर उनको मल्टीपोलर वर्ल्ड है और भारत का विश्वास करना है, जी भारत को सपोर्ट देना है, तो पाकिस्तान के टेररिज्म के मामले में उनको साफ साफ बताना होगा बिल्कुल कि ये टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। और दूसरा, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, वो चारों देश भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सम्मिलित करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो चाइना को भी ये सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि लैटिन अमेरिका से ब्राजील, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, जी शायद इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया और मे बी जर्मनी, जी जी इन लोगों की बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल बनाए तो ट्रू मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा कि ज्यादा देश को परमानेंट सीट मिलेगी और दुनिया के क्या हो रहा है उसका सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जब रूस की बात है, जी सर, रूस मिलिट्री पावर ज्यादा है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, एनर्जी है, डिफरेंट मेटल्स है, लेकिन रूस इंडस्ट्रियल पावर नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं है। वो चाइना है, चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग नेशन। तो भारत के लिए एनर्जी इज स्टिल बिकमिंग अ प्रॉब्लम, वी हैव टू इंपोर्ट सो मच ऑफ एनर्जी। लेकिन कृषि है, एजुकेशन है, अर्थव्यवस्था है और अब मिलिट्री में भी हम स्ट्रांग हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत को तीनों देशों के साथ, अमेरिका, रूस और चाइना के साथ अच्छे संबंध करना चाहिए। मैं ये जरूर बताऊंगा अमेरिका में रहते हुए कि ट्रम्प अमेरिका नहीं है। ट्रम्प राष्ट्रपति हो गए हैं, लेकिन वो अभी 3.5 साल ही उनको बाकी है जी। और उनका सपोर्ट कांग्रेस में इतना नहीं है, डेमोक्रेट्स में तो नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन में भी उतना सपोर्ट नहीं है। तो हमको ये मानना ठीक नहीं होगा कि जो बोलते हैं ट्रम्प वो अमेरिका बोलता है।
लेकिन बड़े अमेरिका से वो ये नहीं बात बोलता बहुत है, इंपॉर्टेंट एक बोल रहे हैं आप आदमी कि है और उनका अमेरिका भी inner ट्रंप circle नहीं है और ट्रंप पीटर- अमेरिका नहीं है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी जो नीतियां लागू की गई, ऑल्दो ये बात अलग है कि उसका विरोध अमेरिका में भी जमकर देखने को मिल रहा है, चाहे बात कांग्रेस हो या फिर वहां के लोग उस पर भी अलग अलग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ण सिंह सर, अब बात तो यही हो जाती है कि अगर देश का कोई प्रतिनिधि, तो देश की नीतियां, विदेश नीतियां, अंदरूनी नीतियां, ये उस जो देश के प्रतिनिधि है उस पर आधारित रहती है, और जो अन्य देश है उनसे उनकी किस तरह की बॉन्डिंग रहेगी। अब ये मान के चलिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते रहते अगर ये बात हो रही है कि भाई अब यूनिपोलर या बायपोलर वाली सिचुएशन नहीं है, सुपर पावर अमेरिका नहीं है, अब मल्टीपोलर रूप में जाना चाहिए, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुसीबत वाली बात होनी चाहिए। दूसरी बात सर, ये बात भी मुझे जरूर समझाइएगा कि अगर मल्टीपोलर की बात होती है तो क्या अमेरिका की ताकत कमजोर होगी और ये दुनिया के लिए किस रूप में इंपैक्ट कर सकता है? देखिए, ये जो बहुध्रुवीयवाद की बार बार अभियान शुरू होता है जी, इतिहास में, ये बार बार तब शुरू होता है जब अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है वो निरंकुश होता हुआ नजर आता है। सबसे पहले तो 50 के दशक में देखें, स्टालिन जब नेता थे सोवियत संघ के, तो वो उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का बहुत प्रभाव बढ़ रहा था, और स्टालिन कहते थे कि विश्व क्रांति करेंगे और पूंजीवाद को विश्व से हटा देंगे। जब खुर्शचेव उनके बाद आए तो उन्होंने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात शुरू की कि समाजवाद और पूंजीवाद दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे, और समाजवाद में भी 3 अलग अलग केंद्र, क्यूबा भी रहेगा, चीन भी रहेगा, सोवियत संघ भी रहेगा।